टॉपिक है हिंगल महोदय, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हिंगल, जो है ना इतिहास दर्शन लेखन का टॉपिक है। और ये देख सकते हो इतिहास दर्शन इतिहास लेखन हमारा टॉपिक चल रहा है। ये बुक है ना, ये मैंने लाई, ये अमित कुमार रैंकवार की बुक है, आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से सारे नोट्स मैंने बनाए हैं। और ये टॉपिक हमारा कहाँ से चल रहा है ये देख सकते हो, ये हमारा टॉपिक, ये हमने कहा विश्लेषण परिकल्पनात्मक दर्शन चल रहा है। इतिहासवाद भी हमने कर लिया, नहीं होगा तो वापस से डिटेल से करेंगे। और ये टॉपिक चल रहा है हमारा चिंतनशील या परिकल्पनावादी इतिहास दर्शन। यहाँ से वीको का मैंने कर लिया पूरा, आप देख लेना प्ले लिस्ट में, वीको मैंने कर लिया है, हर्डर भी बता लिया आपको, और हिंगल भी आज हिंगल करेंगे, मार्क्स करना बाकी रह चुका है, और स्पेंगलर और टाइन भी, इन सब के शॉर्ट बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं और एग्ज़ाम उपयोगी हैं। ये सब आप देखोगे तो पर्सन इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। तो आज पढ़ेंगे हम हिंगल महोदय, लास्ट में एक मार्क्स रहा है, इसको पढ़ेंगे ये 7 जनवरी के बाद, क्योंकि 7 जनवरी को हमारा जो एग्ज़ाम है ना उसके अंदर हमारी जो इतिहास दर्शन लेखन नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर का 7 जनवरी को जीके का पेपर है सिर्फ, बाकी सब्जेक्ट का पेपर है ना वो मई मार्च में होने वाले हैं। आपको मैंने कल शॉर्ट वीडियो में भी बताया है और मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर लिया है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम मई में होंगे। तो हमारा है ना एग्ज़ाम ये है ना अगर आप इतिहास सब्जेक्ट से हो तो उनका 17 मई 2024 को एग्ज़ाम है, किसका, हिस्ट्री का सब्जेक्ट का। तो मैं हिस्ट्री पढ़वा रही हूँ, हिस्ट्री भी सौरभ चौबे की, काफ़ी प्राचीन इतिहास तो लगभग पूरा हो चुका है और कुछ थोड़ा सा रह चुका है बिल्कुल अथॉरिटी। और यूजीसी नेट का जिसने एग्ज़ाम दिया ना उसने अगर मेरे वीडियो देखे हैं तो प्राचीन इतिहास से सारे मेरे ही वीडियो से पर्सन आए हैं, बिल्कुल अथॉरिटी पूरी डिटेल से मैंने शॉर्ट नोट्स बना के पूरे शेयर किए हैं और सबकी प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। और इसकी भी प्ले लिस्ट मैंने बना ली है, इतिहास दर्शन लेखन अमित रैंकवार, जिसका आप हिंगल आज नोट्स होगा। और आप भी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि वहाँ से आपको सारे नोट्स मिलेंगे। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी अगला वीडियो बनेगा वो आपके तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अब मैं आपको राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की इकोनॉमी जरूरी पड़े, आप अगर तैयारी कर रहे हैं ना असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री तो हमारी वैसे ही क्लियर है लगभग, लेकिन हमको हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान न देके ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और ज़्यादातर इकोनॉमी से पर्सन नेक्स्ट ईयर में भी 20% आए थे। तो वो आपका लेवल बनाएंगे, आपको वहीं से स्टार्ट करना है और वहीं से ही पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इकोनॉमी क्लियर करनी है। जो जो टॉपिक दिया हुआ जैसे कि कृषि है, सेवा है, उद्योग है, इन तीनों का दिया हुआ है ना टॉपिक में, सिलेबस देख लेना, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं जाएगा। और अथॉरिटी सोर्स के साथ ही पढ़ना, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और इकोनॉमी भी हमने बहुत बार पढ़ी है, आरएस में भी पढ़ी थी, हर जगह पढ़ी थी, थोड़ी सी एक बार 2 बार रिवीजन कर लोगे तो आपका पेपर हो जाएगा। और पूर्व एग्जाम के पर्सन जरूर पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में 27 अगस्त 1770 में इनका जन्म हुआ था। देहांत उनका 14 नवंबर 1831 को हुआ था, जब जर्मनी में यहाँ जो हैजा की बीमारी फैली थी ना उससे उनका मृत्यु हुई थी। और ये कांट व हर्डर से भी प्रभावित थे और अरस्तु प्लेटो सबसे भी प्रभावित थे। किस किस से प्रभावित है वो सारा आगे देखेंगे, वीडियो स्किप ना करना। एक पेज के ही नोट्स बनाए मैंने, ये देख सकते हो, एक पेज तो ये है और दूसरा पेज ये है, बस यहाँ से मैंने नोट्स बनाए हैं पूरे के पूरे, आप देख सकते हो। नव हिंगलवाद के प्रवर्तक कौन थे वो भी आपको देखने को मिलेगा, और इनका जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत था वो क्या था, और मैंने पूरा मैप से भी समझाया है, थोड़ा सा समझाने की प्रयास किया आपको। 2, 2.5, 3 पेज हो जाएंगे, क्योंकि इतना भी शॉर्ट नहीं हो सकता। हिंगल महोदय की भाई बड़ा योगदान है इतिहास दर्शन लेखन में, आप देखोगे तो ये भी लास्ट में धर्म को ज़्यादा मानते हैं। तो ये कांट और हर्डर से प्रभावित थे, परिकल्पनावादी के प्रवर्तक भी थे। परिकल्पनावादी दर्शन है ना इसके भी समर्थक हैं, इन्हीं को ही तो हम पढ़ रहे हैं। चिंतनशील कहो चाहे परिकल्पनावादी दर्शन एक ही है। प्रोफेसर वॉल्स ने हिंगल महोदय को परिकल्पनावादी इतिहास दर्शन या चिंतनशील इतिहास दर्शन के संस्थापक माना। किसने माना था? प्रोफेसर वॉल्स ने। ये एग्जाम में आया हुआ है। द्वंद्वात्मक इनका सिद्धांत था। और पुस्तकें इनकी कौन कौन सी थी? फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री और साइंस ऑफ लॉजिक। साइंस ऑफ लॉजिक की व्याख्या में इसी में इन्होंने द्वंद्ववाद सिद्धांत या द्वंद्ववाद दर्शन की व्याख्या की है। किसमें? साइंस ऑफ लॉजिक में। फिर है फिलोसॉफी ऑफ राइट्स, इसके अंदर इन्होंने अपने राजनीतिक दर्शन दिए हैं। राजनीतिक क्या क्या है? राज्य की सिद्धांत, राज्य की जो भी वर्णन किया वो उन्होंने इसमें किया, फिलोसॉफी ऑफ राइट्स में। और इसके बाद है कि फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, इसको भी इन दोनों ग्रंथों में इन्होंने दार्शनिक सिद्धांत दिए, द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री और फेनेमेलॉजी ऑफ स्पिरिट। इन दोनों पुस्तकों में इन्होंने इतिहास दर्शन के यानी दार्शनिक सिद्धांतों के विचार प्रस्तुत किए हैं। हिंगल महोदय के प्रेरणा स्रोत प्रभावित थे। हिंगल महोदय के प्रेरणा स्रोत प्रभावित कौन कौन थे? वो प्लेटो थे, प्लेटो से प्रभावित थे। इन्होंने सर्वसत्तावाद प्लेटो से लिया था। सुकरात अरस्तु से इन्होंने द्वंद्ववाद सिद्धांत लिया। हिंगल को सरकारी दार्शनिक भी कहा जाता है। हर्डर से भी ये प्रभावित थे।
हर्डर को हमने पढ़ा था, हर्डर से भी कौन प्रभावित थे? हिंगल महोदय। अरस्तु से स्वदेशीवाद या इतिहासवाद से प्राप्त करता है। अरस्तु से ये शब्द इन्होंने प्राप्त किए थे, इतिहासवाद या स्वदेशीवाद। सुकरात से दंडात्मक पद्धति ग्रहण की थी इन्होंने, सुकरात से दंडात्मक पद्धति ग्रहण की थी। और हिंगल महोदय से दंडात्मक पद्धति किसने ग्रहण की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। इन्हीं से प्रभावित हुए थे कार्ल मार्क्स भी। और विको और मोंटेस्क्यू को ऐतिहासिक कृति का प्रदान करता है। विको भी आपको पता है वो आध्यात्मिकवाद थे, वो देववाद को ज़्यादा मानते थे। और मोंटेस्क्यू भी ऐतिहासिक कृति प्रदान करते हैं। नव हिंगलवाद के प्रवर्तक कौन कौन से थे? तो टॉमस एल ग्रीन और जे.एच. स्ट्रबलिंग थे। इन्होंने हिंगल की विचारधारा को आगे बढ़ाया था नव हिंगलवाद के नाम से। हिंगल के चिंतन का मूल अवधारणा क्या क्या थी, ये आपको पढ़ना है। दंडात्मक प्रक्रिया द्वारा विचारों का विकास, दंडात्मक आदर्शवाद इनका था। और चेतना और नैतिक जीवन, ये 3-4 शब्द आपको अच्छी तरह याद रखना है। और इन्होंने राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन माना, यानी कि राज्य है, सब कुछ राज्य ही है और व्यक्ति उसके अंदर है, यानी कि यह सब कुछ है वही राज्य है। वाद विवाद, प्रतिवाद या संवाद, ये सब किसका था? ये तर्कवाद के अनुसार या दंडात्मक पद्धति है इनकी, जो हिंगल की महोदय की, उन्हीं के ये सब चरण है। क्योंकि पहले वाद विवाद होगा, फिर उसका प्रतिवाद होगा, लास्ट में जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसको संवाद कहते हैं। चाहे राज्य की अवधारणा के स्थापना में ले लो, चाहे कहीं भी हो, अगर वाद विवाद तो होना ही है। राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत भी मानते थे। ये किस अनुसार से देख सकते हो, ये पूरा एक राज्य होता था, जहाँ एथेंस एक राज्य था, चाहे जर्मनी जहाँ से इन्होंने जन्म हुआ था, वहाँ पे बीच में राजा का एक महल होता था। इस दैवीय सिद्धांत को समझाती हूँ और दैवीय शक्ति को समझाती हूँ और राज्य की शक्ति को समझाती हूँ। तो जो भी राजा, जो राज्य का राजा होता था ना, वो बीच में होता था। यहाँ राज्य से जो राजा के महल होते थे वहाँ से सड़कें सब जाती थी। ये देखो सब सड़कें जा रही है और यहीं से सड़कें सब आ रही है, आना जाना सब, यानी कि राजा की जनता या प्रजा या अधिकारी वर्ग या जो भी वर्ग था वो यहीं से सारे काम होते थे, आते थे जाते थे, यानी कि इन्हीं से सारी शक्ति जुड़ी हुई थी, चाहे कोई भी राजनीतिक कार्य हो चाहे धार्मिक कार्य हो। यानी हिंगल महोदय ने राज्य को सर्वशक्तिमान माना था। राज्य है, राज्य के अंदर सिर्फ व्यक्ति है ना, वो साधन है। हिंगल महोदय है ना, वो प्रकृति व इतिहास को अलग अलग अस्तित्व मानते हैं। प्रकृति को जो है ना, इसके अंदर चक्रीय सिद्धांत होता है, जबकि इतिहास में चक्रीय सिद्धांत न होकर सर्पिलाकार होता है। यानी कि परिवर्तन तो होता है लेकिन उसके कुछ नवीन नियम और उसके अंदर जुड़ जाते हैं। प्रकृति में चक्रीय व्यवस्था होती है ना, कि बार बार आपको पता है दिन रात भी होता है, मौसम भी परिवर्तन होता है। सर्दी आएगी तो गर्मी आएगी, गर्मी आएगी तो सर्दी आएगी, रात होगा तो दिन होगी, दिन होगा तो रात होगा। इसको क्या कहते हैं? चक्रीय सिद्धांत है प्रकृति में। लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं है, अपने को कभी नहीं दोहराता, इतिहास अपने को कभी नहीं दोहराता। यह चक्रीय न होकर अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है, यानी कि चक्रीय तो नहीं होता लेकिन गुजरता जरूर है, होता जरूर है, लेकिन वो की वो स्थिति नहीं होती। प्रकृति में वो की वो स्थिति होती है। युद्धों की पुनरावृत्ति भी होती है। आपको पता है इतिहास को अगर हम दोहराएंगे तो युद्धों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन उसका स्वरूप हमेशा भिन्न होता है। नवीन युद्ध पिछले जो युद्ध होते थे उससे कुछ अलग होता है। नवीन युद्ध हम देखेंगे, जो पहले युद्ध होते थे वो भालों से होते थे या फिर घोड़ों से वगैरह होते थे, लेकिन वर्तमान में बाद में युद्ध होने लगे वो तोपों से, बारूदों से होने लगे। आपको पता है आजकल साइबर युद्ध भी होने लगे हैं। जो नेटवर्क युद्ध आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार हम देखेंगे तो आप आक्रमण, साइबर अटैक कहते हैं ना उसको, वो भी हो सकता है। आपके अकाउंट से बैलेंस गायब हो जाना, आपके नंबर लीक हो जाना, आपके जो भी हर चीज़ होती है ना वो बायोडाटा, वो आपका सुरक्षित नहीं रह सकता। ये क्या हुआ? ये यानी कि तरीका अलग है, लेकिन युद्ध तो वहाँ भी हो रहे हैं, लेकिन कि सर्पिलाकार है। इतिहास में जो हम एकमात्र चीज़ सीखते हैं वह है, इतिहास को हम कुछ नहीं सीखते। ये इसकी परिभाषा अच्छी तरह याद रखना कि इतिहास को हम एकमात्र चीज़ सीखते हैं, कि इतिहास से हम कुछ नहीं सीखते। ये किसने कहा था? ये हिंगल महोदय ने कहा था। इनकी परिभाषा है। हिंगल ने भी ईसाई धर्म की अवधारणा को अपने दर्शन का हिस्सा बनाया था। जिस तरह हमने नेक्स्ट में जब पढ़ा था टाइन अभी, उन्होंने भी कहा था जब धर्म के आंदोलन होते हैं तो धर्म की अवधारणा को जन्म होता है, और लास्ट में जब सभ्यता का अंत होता है तब क्या होता है? धर्म पर जो है ना, धर्म का उदय होता है। तो उसी तरह इन्होंने भी यही इसी धर्म की अवधारणा को अपनाया था। राज्य ईश्वर की सत्ता का अंतिम पड़ाव है। राज्य है ना, राज्य को देवी शक्ति या ईश्वरी सत्ता का अंतिम पड़ाव भी माना था कि इन्होंने, हिंगल महोदय ने राज्य को उसको सर्वशक्तिमान भी इन्होंने माना था। इतिहास प्रकृति से भिन्न होता है। इतिहास प्रकृति से भिन्न होगा। इतिहास को बनाने वाले मानव हैं, जबकि प्रकृति को बनाने वाले भगवान हैं। ईश्वर, राज्य ईश्वर की सत्ता का अंतिम पड़ाव है ना, कि बोला इतिहास की प्रकृति से भिन्न होता है। इतिहास है ना वो भाई प्रकृति से भिन्न होता है। इतिहास की घटनाओं का सर्पिलाकार यानी कि इसकी गति होती है, हर बार अवस्था भिन्न होती है। इनकी गति तो होती है। सर्पिलाकार कैसे होता है? सर्पिलाकार ऐसे होता है, ये देख सकते हो। जिस तरह हमने सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि पढ़ी थी ना, सर्पिलाकार लिपि, उसी तरह ऐसा इतिहास होता है। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ज़्यादा कभी कम होता है ना, उसी तरह से।
और इतिहासकार को अतीत की घटनाओं के पीछे विवेकपूर्ण खोज करनी चाहिए। जो इतिहास की जो घटनाएं होती है ना, इतिहासकार को उसकी खोज करनी चाहिए। मानव इतिहास के अतिरिक्त अन्य कोई इतिहास नहीं है। इतिहास तो मानव ही बनाता है, क्योंकि मानव की ही प्रकृति होती है। जिस तरह हमने सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी खोजे स्थल, वो सब मानव निर्मित थे। जहाँ अजंता की गुफाओं में जितने भी चित्र खोजे, वो भी सब मानव निर्मित थे। जितने भी हमने जो खंडर है, स्थापत्य कला है, जैसे कि जो भी कला है, निर्माण, संगीत, साइंस, जितने भी खोजे ना, वो सब मानव निर्मित थी। तो इतिहास क्या है? मानव से होगा, प्रकृति से इतिहास थोड़ी ना होगा। प्रकृति की घटनाएं होती है और उस पर अध्ययन किया जाता है। प्रकृति के अंदर घटनाएं होती है, जबकि मानव का एक इतिहास होता है। जिस तरह हम पढ़ते हैं ना, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास क्या था, वो सब प्राचीन इतिहास में हम देखेंगे। तो वहाँ जब देखेंगे हम, अर्थशास्त्र है वगैरह है, चंद्रगुप्त मौर्य है, जैसे गुप्त सा राजवंश है, हर्षवर्धन है, गुजर प्रतिहार, वो सब क्या था? प्राचीन इतिहास। मध्यकाल में आएंगे तो हम देखेंगे मुगल राजवंश था, उसका इतिहास। उसके बाद हम आधुनिक में, जब हमारे यहाँ अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, उन सब के द्वारा जो भी लड़ाई हुई, युद्ध हुए, उनकी जो स्थापना हुई, वो सब क्या था? इतिहास था। इतिहास मानव द्वारा निर्मित होता है, न कि प्रकृति द्वारा। ये एकदम राइट बताया था उन्होंने, और इसी की वजह से इनको सम्मान भी दिया गया था। लेकिन लास्ट में जाके जब इन्होंने जो देवीय शक्ति को, राज्य की जो संपूर्ण शक्ति ईश्वर को बता दिया, तब जाके इन्होंने थोड़ा सा धर्म की ओर रुख किया था। ऐतिहासिक प्रक्रिया को युक्ति संगत या एवं तार्किक प्रक्रिया बताते हैं। युक्ति संगत और तार्किक प्रक्रिया है ना, ये इसका एक सिद्धांत है। तर्कपूर्ण किया था उन्होंने। द्वंद्वात्मक यानी वाद विवाद प्रतिवाद क्या होता है? इसके अनुसार द्वंद्वात्मक मात्र परिवर्तन तक सीमित नहीं है, यह विकास के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। द्वंद्वात्मक यानी कि जो भी हमारा जो जैसे राज्य है, वहाँ अगर स्थापना करना चाहते हैं, या राज्य को कोई राजा परिवर्तन होता है, तो ये आप आगे पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। जब राजा अगर तानाशाह हो जाएगा तो क्या होगा? जब जनता उसकी प्रतिक्रिया करेगी, यानी कि तर्कपूर्ण उस पर विवर करेगी, और राजा प्रजा होगी ना, उसको हटा भी दे सकती है। तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया या तर्कपूर्ण होगा, यह विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकास भी होगा। इतिहास प्रक्रिया का मौलिक स्वरूप अर्थ स्वतंत्रता की चेतना का विकास भी करना है। जो द्वंद्वात्मक है ना, वो स्वतंत्रता की चेतना का भी विकास करती है। तर्कपूर्ण व्यवस्था है वो भी करती है, विकास भी करती है। आगे जैसे तानाशाह शासक मानव की स्वतंत्रता नष्ट करता है ना, मानव की स्वतंत्रता जिसको भी नष्ट करता है ना, कोई भी तानाशाह शासक होता है, तो उसके प्रति प्रजातंत्र यानी प्रजा द्वारा उसका विद्रोह कर अनंत में संवैधानिक राजतंत्र के रूप में विकास होता है। अनंत में उसको हटा दिया जाता है या उसको मार दिया जाता है, फिर उसका समाप्त हो जाती है, और निरंतरता का राजा के रूप में स्थापित, निरंतरता व सत्य के रूप में स्थापित होता है, यानी कि वहाँ सत्य की जीत होती है। तो तर्कपूर्ण सिद्धांत कह सकते हो आप, युक्ति संगत कह सकते हो, द्वंद्वात्मक पद्धति है, ये सब किसकी थी? हिंगल की थी। अब ये वीडियो आपको जो पढ़ेंगे मिलेंगे ना, अमित रैंकवार के जितने भी बुक और कुछ हिंगल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आपको सारे नेक्स्ट में मिलेंगे। अब 7 जनवरी के बाद आएगा सब, ये जो टॉपिक है उसके सब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो अमित रैंकवार की बुक है, इतिहास दर्शन, इतिहास लेखन के साथ। और आज कल से हमारा जो होगा वो राजस्थान इतिहास के जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे और पूरे एग्जाम के